कुछ ठंडे मौसम की नहीं होती, कुछ दिल की उन परतों में छुपी रहती है जहां कोई आवाज सालों से लौटा ही ना हो। उस रात गांव की हवा ने बस एक बात पूछी, क्या हर लौटना सच में लौटना होता है, या कुछ वापसियां भीतर से ही शुरू होती है। गांव के किनारे एक पुराना सा घर था जिसकी दीवार में बहती दरार सुबह की धूप में भी किसी पुराने दर्द की तरह चमकती थी। आंगन की मिट्टी में रात की ओस अब भी जमी थी और हवा में एक ऐसा शांत सन्नाटा था जैसे समय खुद भी थककर एक कोने में बैठ गया हो। इसी घर में दो अधूरी सांसें रहती थी, एक जिसने कभी गांव नहीं छोड़ा और दूसरी जो गांव से बहुत दूर जाकर अपना आप ही खो बैठी। और जब सर्दियों की सबसे लंबी ठंड उस घर में उतरी तो उसके साथ कुछ ऐसा भी लौटा जो शायद वापस कभी नहीं आना चाहिए था, लेकिन फिर भी आया, धीरज की तरह, पछतावे की तरह और एक बहुत शांत सी उम्मीद की तरह। धीरे से कहा गया एक सच उस रात हवा की तरह लौटा, चुपके से, ठंड की पीठ से सरक कर। गांव की सबसे लंबी ठंड उस साल लौट आई थी और जैसे ही उसने अपने पैरों फैलाए, घरों की दरारें, पुरानी कुर्सियां और दबी सी यादें सब कुछ गहरा कर गई। उस छोटी सी हवेली की खिड़की की चौखट अब और ढीली लग रही थी। धूप जो कभी हल्की हल्की गिरती थी अब भी पतली सी और बेरंग सी थी। आंगन में तुलसी का गमला उसकी डाली में जमी उसकी बूंदों से थरथर कांप रहा था और दीवार पर एक लंबी दरार थी, वही दरार जिसने वर्षों पहले एक कटु शब्द की गूंज को अपना निशान बना लिया था। घर की छोटी सी रसोई से अब अलसाई सी राख की खुशबू आ रही थी और मिट्टी की दरी पर फैला वही पुराना कंबल जिसके रेशे धीरे धीरे पतले हुए थे। उस पर दो साए एक साथ लेटते थे, एक पुराना स्थिर साया और एक लौटकर आए हुए साए का हल्का सा कंपन। उस कमरे में अमन बैठा था, उसकी पीठ दीवार की दरार के पास टिकी, आंखें आधी खुली आधी बंद, और उसके चेहरे पर वर्षों की जिम्मेदारी की एक मृदु थकावट थी। दूसरी ओर रवि जो शहर से लौट आया था, उसका चेहरा अभी भी शहर की हल्की सी धुंध लिए था, आंखों में थकान, होठों पर पुरानी गलियों की याद। दोनों के बीच कंबल एक तरह का मौनसेतु बन चुका था। धीरे धीरे कमरे की रोशनी लालटेन के आंचल में झिलमिलाती और संदूक कोने में सन्नाटा लिए खड़ा था। उस संदूक की जंग लगी कुंडी पर लटका आधा टूटा ताला, जैसे बीते हुए वादों की एक छोटी सी याद। अमन की हरकतें अब भी वही थी, सुबह की हंसी से कम और जिम्मेदारी से ज्यादा। उसने दिए की राख से एक छोटी सी कोयली उठाई, उसे अपनी उंगलियों में घिसा और आंखों में समाई पीढ़ियों की तस्वीरों को अपने भीतर रख लिया। रवि निहारता रहा, चुप था, पर उसकी सांसों में एक पुरानी गड़बड़ी थी। शहर के संकरे कमरों की गूंज, बार बार की कोशिशों की एक ठंडी परत। वो कंबल के किनारे से अपने हाथों को भीतर खींचकर बैठा, उसकी उंगलियां ठंडी दरी पर फंसी थी और उसके मन में एक भंगुर सा पछतावा घूम रहा था। वो पल जो उसने मां के थके हाथों के सामने भुला दिया था, वो तीखा शब्द जो उसने कहा था जब जाने का द्वार खुला था, और वो पत्र जो संदूक में भूल सा पड़ा था। गांव की शामें जैसे हर बार कुछ कहकर जाती, बैलों की घंटी, दाल की खुशबू, पर इस बार हवा के साथ एक और आवाज घुली थी। वो आवाज जो वर्षों के बंद दरवाजों को धीरे से खटखटा रही थी। छोटी छोटी चीजें फर्क दिखाती रहीं, कंबल का एक फटा कोना, दीवार पर पड़े पुराने फोटो का पीला किनारा और संदूक के पास दबा एक सफेद कागज जिसकी किनारी हवाओं से हल्की सी हिली। अमन ने उस कागज की ओर देखा पर अपने हाथ नहीं बढ़ाए। उसने सीना ठोक कर तय कर रखा था कि कल सुबह ही सब कुछ देखा जाएगा। रवि के भीतर एक छोटी सी हिचकिचाहट थी, जैसे अगर वो आज ही पत्र पढ़ ले तो टूटे हुए दिनों का एक दरवाजा खुल जाएगा। रात आगे बढ़ी पर उनके भीतर जो सन्नाटा था वो ठंड की तरह और गहरा होता गया। कोई शोर नहीं, सिर्फ दिमागों में चलती पुरानी तस्वीरें, पिता की झुकी छवि, मां की थकी आवाज, खेत की मिट्टी की खुशबू जो शहर की गली की तरह नहीं थी। उस रात एक छोटा सा मोड़ आया,
संदूक के ऊपर बैठा एक पत्थर जो सालों से वही पड़ा था किसी हल्की चोट से हिला और वो सफेद कागज नीचे आकर खुला जैसा। कागज पर पिता की लिखावट थी, ठंडी सी पर द्रव्यमान से भरी हुई, और शब्दों में उन्होंने लिखा था कि वे दोनों बेटों से कितना प्यार करते थे और अगर कोई फर्क है तो वो समझ में आ जाएगा जब दोनों फिर मिलकर बैठेंगे। ये सादे से अक्षर जैसे किसी पुराने दरवाजे की कुंडी खोलने लगे। रवि के हाथ थरथराए। उसने खामोशी में कंबल का एक किनारा और खींचा और अमन ने बिना बोले उसकी उंगलियां पकड़ ली। वो स्पर्श छोटी थी पर उसमें बचपन की गर्माहट लौट आई। दोनों के होंठों पर पहली बार इतने दिनों बाद कोई हल्की मुस्कान आई। उनकी आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगे, पर वो आंसू किसी टूटन की नहीं, जैसे धीरे धीरे बहकर खुद को साफ कर रहे हों। रात धीरे धीरे एक नई तरह की सर्दी छोड़कर जा रही थी, एक सर्दी जिसने वापस आकर कुछ खो दिया था पर साथ में कुछ लौटाने का वादा भी कर दिया था। और इस तरह उसी एक कंबल के नीचे दो भाइयों की सांसें थोड़ी सी और मेल खा गई, जैसे पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर दिया गया हो और सुबह की पहली हल्की रोशनी लौटने लगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को जरा सा भी छू लिया हो तो बस चुपचाप इसे अपने भीतर ही रखिए, यही काफी है। सुबह की रोशनी जैसे धीरे धीरे दरार से गुजरकर कमरे के हर हिस्से में फैलने लगी। कंबल की पुरानी सिलवटों पर पड़ती धूप की पतली सी रेखा उन यादों को जैसे हल्का सा छू रही हो। अमन ने आंखें खोलते हुए पहले छत की तरफ देखा, फिर धीरे धीरे रवि की तरफ, जहां उसकी सांसें अब और स्थिर थी, पर चेहरा उस रात की गहरी थकान के बाद भी कुछ नरम सा लग रहा था, जैसे किसी भारी बादल के पीछे छुपा सूर्य अब फिर मुस्कुरा रहा हो। दोनों ने बिना ज्यादा बात किए हल्का सा सिर हिलाया और उसी खामोश समझ में एक नया वादा पनपता दिखा। कल की चुप्पी अब आज की मुलाकात बन चुकी थी। अमन उठा, बाहर छत पर गया। उसने हाथों से जमीन पर जमी ओस हटाकर देखा। सरसों की मझली सी खुशबू हवा में घुली थी और गांव की गलियों से आती हल्की सी आवाज ने जैसे कहा, जीना धीमा करो लेकिन अड़ेग। अमन ने लौटकर कमरे में देखा। रवि अब उठ चुका था। उसकी आंखों में कुछ अलग सा सावधानपन था। वो अपने बैग की तरफ गया, पर पहले संदूक के पास रुककर उसकी उंगलियां वहीं टिक गई। संदूक का लकड़ी का ढक्कर, उस पर जंग लगा हुआ ताला और भीतर वही चिट्ठी जो कल रात ने दोनों के बीच एक नई रोशनी जलाई थी। रवि ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर चिट्ठी उठाई। कागजों की सरसराहट में पिता की लिखावट फिर उभर आई, पर इस बार वो लिखावट उसके लिए किसी पुराने गीत की तरह नहीं, बल्कि किसी मार्गदर्शक की तरह थी, साफ, सरल और स्नेह भरी। उसने चिट्ठी खोली और शब्दों को अपनी आंखों से नहीं, अपने दिल से पढ़ने की कोशिश की। हर वाक्य उसके भीतर का एक बोझ उठाकर ले जा रहा था और साथ ही एक स्थिरता भी दे रहा था, जैसे किसी थकी हुई नदी को फिर एक सही किनारा मिल गया हो। अमन वहां बैठा उसकी हर एक झलक पर नजर रख रहा था। तब उसने देखा कि रवि की हाथों की नसें थोड़ा थोड़ी कंपन कर रही हैं, पर उन कंपनों के साथ अब पछतावे की तीव्रता कम थी। उसकी सांसों में अब एक तरह का धैर्य घुलाया था। दोनों ने चाय पकाई। दिए की लौ के आसपास बैठकर खामोशी में चाय के कप पकड़े। चाय की उस गर्माहट ने किसी तरह रात की ठंडी परत को धीरे धीरे पिघलाना शुरू कर दिया। बाहर आंगन में हल्की हल्की हलचल थी। एक पड़ोसी ने बैल को बांधा। बच्चे अपनी साइकिलों पर उड़ते हुए घर से निकले, पर यह सब कुछ रवि और अमन के लिए अब पहले जैसा नहीं था। यह सब नई तरह का परिचय दे रहा था, जैसे घर फिर से अपना स्वर दे रहा हो। अमन ने कहा, आज खेत का काम है, चलेंगे? रवि ने बिना झिझक के सिर हिलाया। उसके भीतर कुछ नयापन था, जैसे उसने अपने भीतर की विकलता को एक जगह रख दिया हो और अब कदमों की दिशा बदल दी हो। वे दोनों बाहर निकले। मिट्टी पर चलने का हर कदम पुराने होठों पर उभरे किसी गीत की तरह धीमा और भरोसेमंद था। खेत की दिशा में चलते हुए रवि ने देखा कि खेत के किनारे पर वही पुराना कुआं था,
जिसमें बचपन की कई हंसियां दबी थी। और उस कुएं के ऊपर खड़ी झूली झूले की आवाज में उसे अपने बिखरे हुए सालों की एक परछाई मिलती दिखी। अमन ने हल पकड़ा और रवि ने दूसरे छोर से संभाला। काम की थकान दोनों के बीच एक तरह की साझेदारी बना रही थी, जहां शब्द कम और काम का साथ ज्यादा बोल रहा था। दोपहर होते होते खेतों में हल की लकीरें साफ दिखने लगी और मिट्टी से उठती हुई खुशबू उनके भीतर किसी पुराने भरोसे की याद दिला रही थी। रवि ने हाथों में लगी मिट्टी को देखा। वो मिट्टी उसकी उंगलियों से धीरे धीरे फिसल रही थी, पर इस बार वो फिसलना खालीपन नहीं बल्कि एक तरह का समर्पण लग रहा था। उसने अपनी बेचैनी मिट्टी को सौंप दी थी। लौटते समय रास्ते में उन्होंने खेती के पीछे वाली खाली जमीन के बारे में बात की। रवि ने कहा कि वहां छोटे से बगीचे लगाए जा सकते हैं, और अमन ने बिना किसी बड़ी योजना के कहा। यह सहमति किसी वादे की तरह नहीं बल्कि सामान्य रोजमर्रा का हिस्सा बन गई। घर पहुंचकर मां की तस्वीर के सामने दोनों कुछ देर खड़े रहे। रवि ने आंखें बंद कर ली और उसके होठों से एक धीमी सी दुआ निकल गई। वो शब्द बड़े शहर की भीड़ में खो गए थे, पर यहां वे फिर उभर आए। शाम होते होते गांव की हवा में एक अलग सी नरमी दिखी। रात की ठंड में अब अपनापन घुल गया था। अमन ने कंबल वही बिछाया और दोनों बैठकर उसे दुरुस्त करने लगे। धीरे धीरे कंबल की सिलवटें सीधी हुई और इस सामान्य काम में भी एक अनकही सुलह का संगीत बह रहा था। रात के समय जब दीपक की लौ उनके चेहरे पर हल्की छाया डाल रही थी, रवि ने अपने बैग से वो शीशा निकाला जिसमें शहर की कुछ तस्वीरें टिकी हुई थी। उसने शीशा को संदूक के पास रखा और कहा, अब मैं वापस जाऊंगा, पर पहले कमरा खाली कर दूंगा और कुछ कागज ले आऊंगा। अमन ने कुछ कहा नहीं, बस उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इस बार रास्ता याद रखना। दोनों की आंखों में अब कोई तेजी नहीं, सिर्फ एक शांत निर्धारता थी। रात के उस हिस्से में जब हवाएं और भी शांत हो जाती हैं और घर के कोने कोने में पुरानी आवाजें गूंजने लगती हैं, दोनों भाइयों ने एक दूसरे के साथ बैठकर चाय पी और बिना किसी शोर के एक दूसरे की जिंदगी में वापसी का स्वागत किया। ये वापसी भले ही छोटी छोटी आदतों से भरी थी, पर उसकी गहराई नई उम्मीदों से परिपूर्ण थी। रवि ने तब धीरे से कहा, शहर में जो खोया वो शायद मुझे वापस नहीं मिलेगा, पर यहां जो मिला है उसे मैं संभाल कर रखूंगा। अमन ने हंसते हुए कहा, और हम साथ मिलकर संभालेंगे। रात धीरे धीरे और गहरी हुई, पर इस बार उसकी ठंड में वो पुराना भय नहीं था। जहां ठंड थी वहीं किसी तरह की गर्माहट भी थी। ये गर्माहट उन छोटी छोटी चीजों से बनी थी जो दोनों ने एक साथ बांटी थी। एक चिट्ठी, एक कंबल और एक मुस्कान। और जैसे ही वे गद्दों पर लेटे, एक हल्की सी सांझ की हवा खिड़की से आती और उनकी सांसों के साथ मिलकर एक नए दिन का गीत बना देती। एक गीत जो धीरे धीरे जोड़ता और तोड़ता नहीं। शाम की वो नरम सी हवा जैसे दिन भर की थकान को अपने साथ बहाकर ले जा रही थी, और आंगन की मिट्टी पर फैली हल्की सी नमी में दोनों भाइयों के कदमों की आवाज धीरे धीरे खोती जा रही थी। उस दिन खेत से लौटते हुए उनके कपड़ों में मिट्टी की महक और सांसों में एक नई तरह की सहजता थी। लेकिन भीतर, कहीं बहुत भीतर, अब भी कुछ अनकहा पड़ा था, जैसे कोई दरवाजा आधा खुला हो और हवा बार बार उसे हल्के से धकेलती हो, पर पूरा खोलने की हिम्मत न करे। घर पहुंचते ही दीवार की दरार पर पड़ती ढलती शाम की रोशनी और गहरी हो गई। वो दरार उन दोनों की चुप्पियों का वर्षों से गवाह रही थी, और आज भी उसी शांत साहस से खड़ी थी, जैसे किसी भी पल वो उस दर्द को बाहर आने देगी जो घरों की सांसों में धीरे धीरे जमा होता रहता है। अमन ने रसोई से दीपक निकाला, तेल डाला, बाती को ठीक किया और उसे आंगन के बीच रखा। दीपक की लौ थिरक कर स्थिर हो गई। उसकी रोशनी में गांव की मिट्टी और दोनों भाइयों के चेहरों की थकान साफ देखी जा सकती थी। रवि दरवाजे की चौखट के पास बैठा अपनी हथेलियों को रगड़ते हुए सोच रहा था कि कल जब वो शहर जाएगा तो वे गलियां उसे कैसी लगेंगी। क्या वो कमरा उसे फिर वही खालीपन देगा जो हर रात उसके भीतर रिश्ता था,
या आज की शाम की गर्माहट उसे उस कमरे से जल्दी छुटकारा दिला देगी? उसने अपने जीवन के पिछले कई साल एक ऐसे कमरे में बिताए थे जहां न रोशनी थी, न आवाज, बस एक घुटन थी जो हर रोज उस पर अपना वजन रखती थी। और आज जब उसने यहां मिट्टी को हाथों में लेकर काम किया था, उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधों से वो भारी परत हल्की कर दी है। अमन ने पास बैठकर कहा, शहर जाओगे तो ज्यादा मत सोचना कि क्या हुआ था। रवि ने धीरे से कहा, अब सोचना जरूरी नहीं, समझना जरूरी है। ये एक छोटा सा वाक्य था, पर उसमें शहर में बीते वर्षों की टूटन और गांव में मिली नई सांस का संपूर्ण मिश्रण था। दीपक की रोशनी जब दीवार पर पड़ती तो दरार का साया और लंबा हो जाता। वो साया जैसे उन दोनों को देख रहा था, कभी बढ़ता, कभी सिकुड़ता, पर हमेशा मौजूद। रवि की नजर उस साये पर टिक गई। उसे लगा जैसे ये दरार सिर्फ दीवार की नहीं, बल्कि उसके और अमन के बीच की थी। और आज पहली बार उसे लगा कि शायद वो दरार भर भी सकती है, भले ही पूरी तरह नहीं, पर उतनी तो जरूर कि उसकी ठंड कम हो सके। अमन ने कहा, संदूक में जो बाकी चीजें हैं सब पिता की यादें हैं, सुबह समय मिले तो एक बार देख लेना। रवि ने सिर हिलाया, पर उसके भीतर की सांसें गहरी हो गई। वो जानता था कि संदूक खोलना सिर्फ कागज देखने जैसा नहीं होगा, बल्कि बीते हुए वर्षों की सारी आवाजों को सुनना होगा जो कभी स्पष्ट नहीं हुई। रात धीरे धीरे उतर रही थी और गांव की गलियां अब शांत हो रही थी। कभी कभी दूर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आती, कभी किसी घर की खिड़की बंद होने की, और बीच बीच में बैलों की हल्की घंटियां। इस सब के बीच रवि को एक पल ऐसा लगा जैसे समय ठहर गया हो, जैसे वो वही बैठा रहे, दीपक की रोशनी में, अमन के पास, इस घर के भीतर, और वो कमरा, शहर का छोटा सा कमरा, बस एक दूर की धुंध बन जाए। लेकिन लौटना जरूरी था। उसने खुद को याद दिलाया कि कमरा उसे बंद नहीं रख सकता, लेकिन वो उसे अधूरा भी नहीं छोड़ सकता। अमन ने गद्दे बिछाए, कंबल खोला, और दोनों वैसे ही बैठकर थोड़ा देर उस कंबल को फैलाते रहे जैसे वो किसी पुराने घाव को धीरे धीरे दुरुस्त कर रहे हों। कंबल की कमजोर रेशों में कई बातें बंद थी, बचपन की झगड़े, मां की कहानियां, पिता की हिदायतें, और वो दिन जब रवि ने गुस्से में घर छोड़ा था। कंबल का हर धागा उसकी उंगलियों में आज किसी तरह का जवाब तलाश रहा था। जब दोनों लेट गए और दीपक की लौ अब और छोटी होकर शांत बनने लगी, रवि ने बहुत धीरे कहा, भैया, मैं सोचता हूं अगर मैं उस दिन चला ही न जाता। अमन ने बिना उसकी तरफ देखे धीमी आवाज में कहा, तो शायद जो आज समझ आया है वो कभी समझ ही ना आता। ये सुनकर रवि की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। उसे लगा जैसे अमन ने कोई बोझ हल्का कर दिया हो। बिना छुए, बिना कहे, बस एक छोटे से वाक्य से। रात की हवा अब ठंडी थी, पर उस ठंड में एक तरह की नरमी उतर आई थी। खिड़की की झिरी से आती हवा पहले जितनी चुभन नहीं दे रही थी, जैसे घर खुद दोनों की सांसों की लेह को पहचान रहा हो। एक थकी हुई खामोशी कमरे में फैली थी, पर यह खामोशी उस भारी सन्नाटे जैसी नहीं थी जो कई सालों तक रवि को शहर में तंग करती रही। यह खामोशी किसी शांत नदी की तरह थी, जो बह तो रही थी पर शोर नहीं कर रही थी। रवि ने आंखें बंद की और पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद खोना हमेशा अंत नहीं होता। कभी कभी वही वापस लौटने का पहला कदम बन जाता है। खिड़की के बाहर हवा थोड़ी और धीमी हो गई। दीपक की लौ अब अंतिम चमक में थी और कमरे में सिर्फ उनकी सांसों का मिलाजुला स्वर बचा था, धीमा, शांत और अंधेरे में एक नई शुरुआत का संकेत देता हुआ। सुबह की हल्की सी सर्द हवा जब खिड़की की झिरी से फिसलकर कमरे के भीतर आई तो ऐसा लगा जैसे रात की थकान को अपने साथ कहीं दूर ले जा रही हो, पर उसके पीछे एक ऐसी नमी छोड़ गई थी जिसे दोनों भाइयों ने अपनी पलकों पर महसूस किया। अमन की आंखें कुछ देर तक बंद रहीं, जैसे वो भीतर किसी पुराने विचार को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। और रवि खिड़की के पास बैठा था। उसके हाथों में
रात का बचा हुआ सन्नाटा था और मन में उन रास्तों की धुंध जो उसे आज शहर की ओर वापस खींचने वाली थी। पर जाने से पहले हर आवाज जैसे उससे कुछ कहना चाहती थी। तुलसी के पत्तों पर जमी ओस की पहली कंपन, मिट्टी पर से उठती हल्की भाप और दूर किसी परिंदे का धीमा स्वर। घर के भीतर गहरी शांति थी, वो शांति जो अक्सर किसी निर्णय से पहले उतरती है। भारी नहीं लेकिन स्थिर। अमन उठकर आंगन में गया। ठंडी मिट्टी पर नंगे पैर चलते हुए उसने महसूस किया कि ठंड कुछ ज्यादा थी, पर इस ठंड में एक तरह की सच्चाई थी, जैसे मौसम भी आज कुछ साफ साफ कहने आया हो। उसने चूल्हे के पास रखे बर्तन को देखा। रात की राख अब ठंडी हो चुकी थी और उसकी धूल सी खामोशी में उसे पिता की एक पुरानी बात याद आई। राख सबसे ज्यादा सच बताती है। क्या जला, कब जला और कितना बचा। उसी पल उसे लगा कि उनके घर की राख में भी कुछ बाकी था, कुछ ऐसा जो अभी तक बोला नहीं गया था। रवि भीतर से बाहर आया, हाथ में पिता की वो चिट्ठी लिए जिसे उसने कल रात कई बार पढ़ा था। हर बार वही शब्द, पर हर बार नई चुभन और उसी के साथ एक नई मुलायम गर्माहट। अमन ने पूछा, तैयारी हो गई? रवि ने सिर हिलाया, जैसे उसके अंदर कई आवाजें एक साथ जवाब दे रही हों। हो गई भी और नहीं भी। उसने कहा, कमरे में एक दो चीजें हैं, बस उन्हें ले आऊंगा। बाकी कुछ छोड़कर आने में अब डर नहीं लगता। अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी छोड़ना ही सबसे बड़ा लौटना होता है। यह सुनकर रवि की आंखें एक पल को बंद हो गई। उसके भीतर कुछ ऐसे हथकंडे टूट रहे थे जिन्हें उसने शहर में रहते हुए मजबूरी का नाम दे रखा था। उसने कंबल का एक कोना उठाकर अपने हाथों में लिया। वही कंबल जिसमें उसने ठंडी रातों में कई बार अपने अकेलेपन को छुपाने की कोशिश की थी, और वही कंबल जिसने उसे कल रात पहली बार एक घर की तरह ढक लिया था। कंबल की गंध में मां के पुराने दिनों की महक आई, और वो महक इतनी अनजान होकर भी इतनी पहचानी थी कि उसका सीना रुक सा गया। दोनों भाई बाहर आए। दरवाजे की चौखट पर खड़े होकर कुछ देर दूर तक देखते रहे। वो रास्ता जो गांव से शहर की ओर जाता था, वही रास्ता कभी उसके पैरों से झुझलाया हुआ, खफा और अकेला होकर गुजरा था। आज वो रास्ता ऐसा लग रहा था जैसे किसी लौटते हुए को अपनाने की पूरी तैयारी में खड़ा हो। अमन ने कहा, जब तू जाएगा मैं यही रहूंगा, खेत में, इस घर में। लेकिन ये सब अब सिर्फ मेरा नहीं, तेरा भी है। रवि ने एक धीमी सांस ली। उसकी आंखों में नमी थी, पर इस बार उसकी नमी पछतावे की नहीं, बल्कि एक नई स्वीकार की थी। एक ऐसी स्वीकार जिसमें खोया हुआ लौटने लगता है। बस स्टैंड जाने से पहले दोनों घर लौट आए। रवि ने संदूक खोला। उसमें पड़े पुराने कागजों, मां के दुपट्टे के कोने और एक आधा उखड़ा हुआ फोटो को छुआ, मानो हर चीज उसे पूछ रही हो, अब क्या ले जाएगा और क्या यही छोड़ देगा। उसके हाथ एक जगह टिके, एक पुरानी लकड़ी की माला पर, जिसे पिता कभी खेत जाते हुए पहनते थे। उस माला को पकड़ते ही उसके भीतर इतनी गहरी कंपन उठी कि वो खुद को संभालने के लिए बैठ गया। उसने बहुत धीरे कहा, भैया, ये मैं अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि जब भी ठंड लगे मुझे याद रहे कि घर इतना दूर नहीं। अमन ने बस उसके कंधे पर हाथ रखा। वही पुराना स्नेह, वही पुरानी गर्मी, लेकिन अब बिना किसी बोझ के। जब रवि बस में बैठा और शहर की ओर ले जाने वाले रास्ते पर पहिए धीरे धीरे घूमने लगे, उसने आखिरी बार मुड़कर देखा। अमन की आकृति अब दूर हो रही थी, पर उस धुंध में भी वो साफ दिख रहा था, जैसे कोई अटूट बंधन जिसे दूरी प्रभावित नहीं कर पाती। शहर पहुंचकर उसका कमरा उसे पहले जैसा खाली नहीं लगा। इस बार उस कमरे में एक अंत नहीं, बल्कि एक अधूरा हिस्सा था जिसे पूरा करने के लिए वो लौटा था। उसने अपने कपड़े समेटे, दीवार से उखड़े पोस्टर उतारे, टूटे ताले को हाथ में लिया और उसे एक छोटी सी मुस्कान के साथ छोड़ दिया, क्योंकि अब उस ताले में कैद हुए दिनों का डर खत्म हो चुका था। जब वो वापस बस में बैठा, हाथ में पिता की चिट्ठी
और माला लिए उसने महसूस किया कि वो सिर्फ गांव नहीं लौट रहा, वो खुद में उस हिस्से को भी साथ ला रहा है जिसे उसने कहीं खो दिया था। शाम तक जब बस उसी पुराने स्टैंड पर रुकी, अमन की आंखों में वही नर्म रोशनी थी। कोई सवाल नहीं, कोई जल्दी नहीं, बस एक शांत सा सुकून। गांव का रास्ता अब पहले जैसा ठंडा नहीं लग रहा था, जैसे हवा भी उसके कदमों की थकान उठाकर चल रही हो। और जब वो फिर उसी कमरे में पहुंचा जहां कंबल बिछा था, संदूक रखा था और दीवार की दरार अब भी वही थी, तो उसे लगा जैसे घर ने अपनी सांसें रोककर उसके आने का इंतजार किया हो। उस रात जब दोनों फिर उसी एक कंबल के नीचे लेटे, रवि की सांसें धीरे धीरे स्थिर होने लगी, जैसे ठंड जो लौट आई थी अब किसी मुलायम गर्मी में बदल रही हो। शाम की ढलती रोशनी जैसे पूरे गांव को एक नरम चादर में लपेट रही थी। उसी चुप्पी में रवि और अमन घर लौट रहे थे, कदम धीमे, मिट्टी की महक अपने भीतर उतारते हुए और मन किसी अनकही राहत से भरा हुआ। खेत का रास्ता आधा धुंध में छिपा था और आधा सूरज की आखिरी किरण में चमक रहा था, जैसे दिन और रात दोनों मिलकर एक साथ कुछ कहना चाह रहे हों। घर पहुंचते ही आंगन की मिट्टी पर बिखरी ओस फिर से फैलने लगी थी। तुलसी के पत्तों पर छोटी छोटी बूंदें चिपकी थी और दीवार की दरार उसी शांत दृढ़ता से खड़ी थी, जैसे वो हर दिन उनकी कहानी को चुपचाप सुनती हो। घर के भीतर चूल्हे की बुझी राख में आज कुछ हल्का सा सुकून दिख रहा था, जैसे कल की आग ने कुछ नया समझा हो और आज की ठंड को थोड़ा आसान बना दिया हो। अमन ने धीरे से दीपक जलाया, उसकी लौ पहले कांपी, फिर स्थिर हो गई और उसी रोशनी में दोनों के चेहरों की थकान भी शांत पड़ने लगी। दिए की हल्की झिलमिलाहट में कमरे का हर कोना फिर से जागने लगा। पुराना संदूक जिस पर हल्की धूल जमी थी, लकड़ी की कुर्सी जिसका एक पांव अब भी थोड़ा टेढ़ा था, और वो पुराना दरी का फर्श जिस पर कदम रखते ही जैसे कोई बीता हुआ दिन फिर से लौट आता था। रवि ने एक लंबी सांस ली और खिड़की के पास जाकर हवा को महसूस किया। ये वही हवा थी जो कल रात उसकी उंगलियों को ठंड से जकड़ रही थी, पर आज उसमें किसी तरह की अजीब सी नरमी थी, जैसे वो खुद पूछ रही हो, क्या अब सब ठीक है? अमन ने रसोई में पानी रखा और चूल्हे पर से उठती हल्की भाप में उसका चेहरा कुछ और मुलायम लगने लगा। उसने रवि की ओर देखा और पूछा, थकान ज्यादा तो नहीं? रवि ने सिर हिलाया, थकान तो है, पर आज की थकान बोझ नहीं लगती। ये कहते हुए उसकी आवाज थोड़ी भर्राई, जैसे उसने ऐसा वाक्य कई सालों से कहा ही न हो। दोनों भाई आंगन में बैठ गए, जहां शाम की हवा अब और गहरे उतर रही थी। गांव की दूर से आती आवाजें, किसी बच्चे की हंसी, बैलों की धीमी घंटियां, किसी के बर्तन रखने की खनक, सब मिलकर एक छोटा सा संगीत बनाती। और उस संगीत में रवि को लगा जैसे वह फिर अपने बचपन के आंगन में बैठा है, जहां उसका दिल हर चीज से बेपरवाह था। पर इस बेपरवाही और आज की थकान के बीच जितना फासला था, उतनी ही धीरे धीरे वो दूरी अब पिघल रही थी। अमन ने अचानक संदूक के पास इशारा किया और कहा, क्या उसमें बाकी चीजें देखोगे? रवि की नजर संदूक पर पड़ी। वो चुप रहा। उसके भीतर कुछ भारी सा खिंचा, जैसे उस संदूक में सिर्फ चीजें नहीं, बल्कि वो हिस्सा भी पड़ा था जिसे उसने शहर की भागदौड़ में भुला दिया था। उसने धीरे से संदूक के पास जाकर उसकी कुंडी को छुआ। धातु की ठंडी सतह ने उसकी उंगलियों में हल्की सी सिहरन जगा दी, और फिर उसने बहुत धीरे से ढक्कन उठाया। भीतर से धूल की एक छोटी सी परत उठी और उसके नीचे कुछ कागज, मां की एक पुरानी चूड़ी, पिता का छोटा सा हल्का पीला कपड़ा और एक फोटो में दोनों भाई बचपन में खेत में खड़े थे, हाथों में एक अधूरा पतंग पकड़े। ये फोटो जैसे उसके भीतर कुछ गहरे में टकराया। शहर में बिताए वे साल, जिनमें उसने खुद को कई बार खोया हुआ महसूस किया, अब इस एक तस्वीर के सामने इतने छोटे से लगते थे। उस एक पुराने कागज पर उसकी उंगलियां जमी और उसके भीतर उठी वो कंपन आंखों में जाकर ठहर गई।
अमन ने पास आकर धीरे से पूछा, सब ठीक? रवि ने सिर झुका लिया और उसकी आवाज थोड़ी कांपती हुई निकली। मैं इतने सालों से सोचता रहा कि घर छोड़कर चला जाना गलती थी, पर अब लगता है कि लौट कर आना यही मेरा रास्ता था। अमन ने कुछ नहीं कहा, बस उसके कंधे पर हाथ रखा। वही हाथ जो बचपन में उसे गिरने से बचाता था, वही हाथ जिसने मां की विदाई के बाद इस घर को संभाला था, और वही हाथ जो आज उस टूटी हुई जगह पर मुलायम पट्टी जैसा लग रहा था, जहां रवि की अपनी आत्मा थोड़ी सी फटी हुई थी। रात धीरे धीरे उतरने लगी थी। आसमान नीला से गहरा होकर काले में बदल रहा था, पर उस अंधेरे में अब डर नहीं था। दीपक की लौ हल्की थी, पर उसके आसपास एक सुखद गर्मी थी। कंबल फैलाया गया, दोनों ने उसे ठीक से ओढ़ा, और उस कंबल की महक में जैसे उनकी मां की आवाज अब भी कहीं छुपी थी, कोई पुरानी कहानी सुनाती हुई। लेटे लेटे रवि ने कहा, भैया, हर चीज लौट कर नहीं आती, पर शायद कुछ चीजें लौटने के लिए ही बनी होती हैं। अमन ने आंखें बंद करते हुए हल्का सा जवाब दिया, और तू उनमें से एक है। हवा खिड़की से भीतर आई, लेकिन उसकी ठंड अब कंबल के भीतर नहीं घुसी, क्योंकि इस रात दोनों भाइयों के बीच ठंड नहीं, सिर्फ एक धीमी सी गर्माहट थी, जो कह रही थी कि कुछ दरारें भरने में वक्त लगता है, पर वे भरती जरूर है, और शायद यही भरना ही असली घर लौटना होता है। सवेरे की ठंड आज कुछ ज्यादा चुभ रही थी, लेकिन उसी चुभन में एक अनोखी शांति थी, जैसे रात भर घर ने धीमे धीमे कोई पुरानी गांठ खोल दी हो, और अब उसकी ठंड किसी सुकून की तरह फैल रही हो। रवि की आंखें सबसे पहले खुली, पर इस बार वो बेचैनी से नहीं जागा, बल्कि जैसे नींद ने उसे एक लंबे अंतराल के बाद सचमुच थाम कर रखा हो। वो कुछ देर लेटा रहा, छत पर पड़ती सूखी हल्की धूप की रेखा को देखते हुए। धूप घर में धीरे धीरे किसी संकोचपूर्ण मेहमान की तरह घुस रही थी। कंबल की गर्मी उसके कंधों तक थी, और उसके भीतर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। उसी कंबल के नीचे बिताई रातों ने उसके जीवन का सबसे कठिन हिस्सा भी अब मानो मुलायम कर दिया था। उसने खिड़की की तरफ देखा। हवा आज भी भीतर आ रही थी, पर कल रात जैसे उसकी ठंड चुभन नहीं दे रही थी, बल्कि किसी पुरानी याद की तरह बस हल्का सा स्पर्श कर रही थी। आंगन में अमन पहले ही जा चुका था। उसकी परछाई मिट्टी पर लंबी खिंच रही थी, और वो दोनों हाथों से पानी का लोटा भरकर तुलसी पर चढ़ा रहा था। धूप उसकी पीठ पर टिककर जैसे उसे किसी अदृश्य स्नेह से ढक रही थी। रवि उठकर बाहर आया। उसकी चाल आज कुछ अधिक स्थिर थी, कुछ अधिक सहज, और अमन उसे देखते ही हल्के से मुस्कुरा दिया, जैसे वो कह देना चाहता हो कि अब सब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। दोनों भाइयों ने बिना एक शब्द कहे आंगन की सफाई शुरू की। झाड़ू के हर स्ट्रोक में एक तरह की लय थी, एक साझा अव्यक्त ताल, जैसे दोनों अब एक ही सांस में चल रहे हों। मिट्टी की सतह पर जब ओस की बूंदें बिखरी, तो वो रोशनी में मोतियों की तरह चमक उठीं, और रवि ने उनमें खुद को देखा, जैसे उसके भीतर की कठोरता भी धीरे धीरे पिघल रही हो। नाश्ता बनाते समय अमन चूल्हे के पास बैठा था। धुएं की पतली सी रेखा उसकी उंगलियों के बीच से ऊपर उठकर छत की ओर जा रही थी। इस दृश्य में रवि को अपनी मां की परछाई दिखी, वो छवि जो शहर की तेज रोशनी में कहीं धुंधली पड़ गई थी, पर यहां लौटकर जैसे फिर अपने आकार में आ गई हो। उसने धीमी आवाज में कहा, मां को यह घर कितना पसंद था ना? अमन ने कहा, हां, और घर को मां। उस एक छोटे से वाक्य ने कमरे की हवा को और भी भारी कर दिया, लेकिन वो हैवीनेस दर्द की नहीं, एक शांत स्वीकार की थी। नाश्ते के बाद दोनों खेत की ओर निकले। रास्ता वही था, पर आज हर कदम में एक अलग दृढ़ता थी। खेत पर पहुंचकर अमन ने हल उठाया, और रवि ने उसके साथ कदम मिलाया। मिट्टी हल्की सी नम थी। रात भर की ओस ने उसे गहरा कर दिया था। हल्की नोक जब मिट्टी को चीरती, तो एक अद्भुत सी गंध हवा में फैलती, वो गंध जिसे शहर में किसी भी जगह महसूस नहीं किया जा सकता था।
रवि ने अपने हाथों में मिट्टी को लिया और उसे उंगलियों के बीच धीरे धीरे फिसलने दिया, जैसे वो अनुभव किसी पुराने सत्य को खोल रहा हो। एक ऐसा सत्य जो उसने वर्षों से अनदेखा कर दिया था। काम करते करते उनकी सांसें तेज होने लगी, पर थकान भी किसी सुकून की तरह घुल रही थी, जैसे शरीर का हर हिस्सा अपनी जगह लौट रहा हो। दोपहर में दोनों भाई एक पेड़ की छाव में बैठ गए और उनके बीच खामोशी उतनी ही सहज थी जितनी हवा जो पेड़ के पत्तों से खेलते हुए उनके चेहरे को छू रही थी। रवि ने अपने बैग से वही छोटा शीशा निकाला, वही शीशा जो उसके शहर के कमरे की दीवार पर लटका था और जिसमें उसने कई रातों अपनी ही थकान को देखा था। आज जब उसने उसी शीशे में देखा तो उसे लगा जैसे उसके चेहरे पर शहर का बोझ कम और गांव की रोशनी अधिक दिख रही है। उसने शीशे को अपने हाथों में घुमाया और फिर कहा, इसमें मैं कई सालों से खुद को देखता रहा, पर आज पहली बार लगता है कि मैं दिख भी रहा हूं। अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी आईना कुछ नहीं बदलता, लेकिन इंसान बदल जाता है। रवि ने सिर झुका लिया। ये सच उसने गहराई से महसूस किया। शाम के समय दोनों घर लौटे। घर की देहरी पर कदम रखते ही उन्हें लगा जैसे ये घर अब दोनों को पहचान रहा है, स्वीकार कर रहा है, जैसे वो भी ठीक उतनी ही राहत महसूस कर रहा हो जितनी वे। रवि ने सबसे पहले उस दरी पर कदम रखा जिस पर उसके बचपन की आवाजें अब भी कहीं दबी हुई थी। उसने महसूस किया कि उसके कदमों के नीचे अब किसी तरह का संकोच नहीं, बल्कि एक अपनापन है। अमन ने कंबल उठाकर धूप में फैला दिया। कंबल पर आज धूप का एक लंबा सा टुकड़ा पड़ा था और उस गर्माहट में रवि को लगा जैसे ये कंबल सिर्फ रात की ठंड नहीं ढकता, ये वर्षों की दूरी को भी किसी तरह की संयमित गर्मी से ढक लेता है। रसोई में भोजन तैयार करते समय अमन का चेहरा शांत था। वो चाकू से सब्जी काट रहा था और रवि पास ही बैठा उसे देख रहा था। उसकी आंखों में आज कोई डर नहीं, कोई भागती हुई बेचैनी नहीं। उसने कहा, भैया, अगर मैं यहां रहूं तो क्या मैं कुछ कर पाऊंगा? अमन ने बिना रुके कहा, तू यहां है, वही काफी है। ये सुनकर रवि की निगाहें झुक गई। उस झुकाव में राहत भी थी और कृतज्ञता भी। रात होने लगी थी। दीपक जलाया गया। उसकी लौ कमरे की दीवारों पर हल्की सी लकीर छोड़ रही थी, जैसे घर कह रहा हो कि अब अंधेरा भी सुरक्षित है। कंबल ओढ़ते समय रवि ने धीरे कहा, कुछ ठंडन लौट आती है, पर अब डर नहीं लगता। अमन ने कंबल अपनी तरफ खींचते हुए उतनी ही धीमी आवाज में कहा, और कुछ ठंडन लौट कर ही जाती है। रात की हवा खिड़की से आई, पर इस बार वो हवा गले लगाने जैसी लगी और दोनों भाइयों की सांसें फिर एक ही लय में बहने लगी, जैसे एक बहुत पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर दिया गया हो। शाम की रोशनी आज कुछ और गहरी लग रही थी, जैसे सूरज ने ढलने से पहले घर की हर पुरानी चीज को एक हल्की आखिरी गर्माहट दे दी हो। दरी पर पड़ी टूटती हुई धूप की रेखाएं दीवार की दरार के किनारे चिपका जर्जर चुना और ऊपर खिड़की के पास रखा वो छोटा सा टीन का डिब्बा जिसमें कभी माँ ने धान के दाने भरे थे। आंगन में हवा धीमे धीमे घूम रही थी और उस हवा में कहीं दूर जलते चूल्हों की महक थी, जिसमें गोबर की सोंधी गंध और लकड़ी की धीमी तपिश मिलकर एक ऐसी अनुभूति बना रही थी जिसे शब्दों में नहीं, केवल सांसों में महसूस किया जा सकता था। अमन घर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे हल्की सी कुर्सी पर बैठा था। उस कुर्सी के दो पाए समय के बोझ से थोड़ा झुक चुके थे, पर फिर भी वो हर शाम अमन का साथ निभाती थी। रवि उसके पास आकर बैठ गया और दोनों के बीच एक ताजा सी खामोशी फैल गई। वो खामोशी जो अब बोझ नहीं थी, बस एक हल्का सा पुल थी जहां दोनों बराबरी से बैठ सकते थे। गांव की पगडंडी पर अब बच्चे दौड़ते भागते घरों की ओर लौट रहे थे। उनके कदमों की आवाज मिट्टी में धीरे धीरे समा जाती थी, जैसे दिन का शोर धीरे धीरे रात की गोद में उतर रहा हो। रवि ने आकाश की ओर देखा। हल्का नीला रंग अब गहरा होता जा रहा था और पहली तारा धीरे धीरे चमकने लगा था। उसने धीमी आवाज में कहा,
भैया, शहर की शामें इतनी शांत नहीं होती। वहां शोर के बीच आदमी को अपने ही दिल की आवाज भी नहीं सुनाई देती। अमन ने बिना उनकी तरफ देखे कहा, शोर बाहर जितना हो, अगर अंदर शांति न मिले तो कोई जगह घर नहीं बनती। इस वाक्य ने रवि के भीतर गहरा असर डाला। उसे महसूस हुआ कि वो शहर में जितना भागा उतना ही खुद से दूर होता गया, और शायद पहली बार उसे समझ में आ रहा था कि घर कोई स्थान नहीं, बल्कि एक सांस की तरह होता है जो आदमी को अपने ही भीतर टिका देती है। दीपक को जलाने का समय हो गया था। अमन उठकर भीतर गया और लौ को जलाया। जैसे ही लौ जगमगाई, उसकी छाया दीवार पर लंबी खिंच गई। उस छाया को देखते हुए रवि को लगा जैसे हर इंसान की अपनी दो परछाइयां होती हैं, एक जो दुनिया को दिखती है और एक जो सिर्फ उसके अपने कमरे में, अपनी खामोशी में उसके साथ रहती है। आज उसे अपनी दूसरी परछाई कम अकेली लग रही थी। भोजन बनाते समय चूल्हे के पास की मिट्टी में हल्की सी गर्मी फैलने लगी। रसोई का छोटा सा कोना, जिसे रवि ने सालों पहले छोड़ दिया था, अब उसे इतना अपना लग रहा था कि वो बिना बोले भीतर जाकर सब्जी काटने में हाथ बंटाने लगा। उसकी उंगलियां पहले थोड़ा लड़खड़ाई, जैसे शहर ने उनसे घर के छोटे छोटे काम करने की लचक छीन ली हो। लेकिन अमन ने बिना टोके बस उसकी चाकू पर पकड़ को थोड़ा सही कर दिया। ये छोटी सी सहायता रवि को किसी बड़ी भाषा में कही हुई बात जैसी लगी, क्योंकि कुछ बातें शब्दों से नहीं, क्रियाओं से समझी जाती है। खाना पकते समय हवा में हल्की महक उठी, घी, सब्जी और चूल्हे की सोंधी गर्मी, और उस महक में रवि को अचानक अपनी मां की याद आ गई। वो तस्वीर जो दीवार के ऊपर टंगी थी, रात के झुकते प्रकाश में धीमे धीमे उभरने लगी। उसने कुछ पल उसे देखा और उसका गला भराया, जैसे उसकी मां की आंखें उसे यही कह रही हों कि लौटना हमेशा देर से नहीं होता, कभी कभी लौटना ही आदमी की सबसे बड़ी जीत होती है। खाना खाते समय दोनों ने अधिक कुछ नहीं कहा, पर हर कौर में एक अलगसी शांति थी, जैसे वे भोजन नहीं, अपने भीतर की अधूरी कहानी को थोड़ा थोड़ा बांट रहे हों। खाने के बाद जब अमन ने कंबल उठाया तो रवि ने उसकी मदद की। इस बार वो कंबल उनके हाथों में फिसला नहीं, जैसे बीती रातों की अनिश्चितता अब कुछ तय हो चुकी हो। रात का आसमान अब पूरी तरह काला हो चुका था और खिड़की के बाहर हवा में एक हल्का सा कंपन था। वो कंपन किसी भय का नहीं, किसी नई संभावना का था। कंबल के अंदर लेटते समय रवि ने बहुत धीमी आवाज में कहा, भैया, मैं सोच रहा था अगर मैं यहां रह जाऊं तो शायद हम दोनों मिलकर खेत की उस खाली जमीन पर कुछ उगा सकते हैं, कुछ ऐसा जिसका स्वाद मां ने कभी हमें नहीं चखाया। अमन ने कंबल के नीचे अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, हल्का सा स्पर्श, लेकिन उतना गहरा कि जैसे किसी टूटे मन पर हल्का सा मरहम लगा दिया गया हो। उगा सकते हैं, उसने उतनी ही धीमी आवाज में कहा, और जो नहीं उगेगा उसे भी धैर्य से देख सकते हैं। रवि की आंखें गहरी सांस के साथ बंद होने लगी। उसकी पलकों पर हल्की सी नमी थी, लेकिन इस बार वो नमी दर्द की नहीं, एक मुलायम उम्मीद की थी। बाहर हवा धीरे चल रही थी और खिड़की की चौखट उसी पुरानी धुन में हल्के हल्के बोल रही थी, लेकिन आज उसकी आवाज डांट जैसी नहीं, घर जैसी लग रही थी। दोनों भाइयों की सांसें एक लय में ढल गई, जैसे कोई पुरानी धुन फिर से सही सुर में आ गई हो। और जब दीपक बुझा तो कमरे में सिर्फ वो गर्माहट बची जो कह रही थी कि कुछ ठंडन लौटकर ही कम होती है और कुछ रातें आदमी को भीतर से फिर से पूरा बना देती है। सुबह की ठंड इस बार कुछ अलग थी, नुकीली भी, कोमल भी, जैसे रात भर किसी ने आहों से भरे बादलों को इस छोटे से घर के ऊपर रोक कर रखा हो, और अब वे धीरे धीरे ओस की बूंदों की शक्ल में उतर रहे हों। रवि की आंखें रात की भारी नींद से खुली, पर उसके भीतर इस बार कोई बेचैनी नहीं थी। उसके सीने में एक बहुत धीमी, बहुत शांत लय चल रही थी, जैसे जीवन पहली बार बिना तेजी के भी आरामदायक लग रहा हो। वो उठकर खिड़की के पास गया। खिड़की के बाहर नीम की शाखों पर ओस जमी थी
और पत्ते हवा के हल्के स्पर्श से कांपकर अपनी नमी छोड़ते जा रहे थे। उसे लगा जैसे उन पत्तों की हल्की सी गिरती नमी उसके भीतर की किसी सूखी जगह को भी नरम कर रही हो। कमरे में अमन अभी भी सो रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी थकान थी, लेकिन उन थकी आंखों के आसपास एक अजीब सी चमक भी थी, जैसे उसने भी कई सालों बाद अपने मन को थोड़ी राहत दी हो। रवि ने कंबल ठीक से उसके कंधों पर डाल दिया। ये वही कंबल था जो कभी उनके बचपन को ढांकता था, फिर उनकी दूरियों को छुपाता रहा, और अब जैसे उनके बीच की पुरानी ठंड को धीरे धीरे नष्ट कर रहा था। बाहर आंगन में हवा और भी ठंडी थी। मिट्टी पर ओस की छोटी छोटी बूंदें चमक रही थी, और तुलसी के पास रखा पुराना दिया रात भर बुझा पड़ा था। उसकी काली बाती किसी भूले हुए सन्नाटे की तरह स्थिर थी। रवि ने उसे देखा और अचानक महसूस किया कि कभी कभी बुझी हुई लौ ही आदमी को याद दिलाती है कि उजाला वापस कैसे जलाना है। उसने नया तेल डाला, बाती को ठीक किया और दिया धीरे से जलाया। लौ पहले कांपी, फिर स्थिर हो गई, जैसे किसी अनिश्चित मन को आखिरकार एक यकीन मिल गया हो। उसी समय अमन भी बाहर आ गया। उसके कदमों में आज एक सहजता थी, जैसे उसका मन किसी अनकहे बोझ से मुक्त हो चुका हो। दोनों ने बिना बोले सुबह को महसूस किया। हवा में बहे नीम के पत्ते, दूर मंदिर की घंटी की धीमी गूंज और मिट्टी की आंच जो रात भर की ठंड के बाद फिर से जीवन की तरफ लौट रही थी। अमन ने कहा, आज खेत जरा जल्दी चलते हैं, बारिश हो सकती है शाम को। रवि ने सिर हिलाया, पर उसके भीतर एक दूसरी ही बात चल रही थी। एक ऐसी बात जिसे वो कई दिनों से छूना चाहता था पर हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसने धीरे से कहा, भैया, क्या मैं सच में यहां रह सकता हूं? यानी हमेशा के लिए? ये वाक्य उसके होठों से यूं निकला मानो बहुत लंबे समय से उसकी छाती में बंद था। धीरे, डरते हुए, पर इस बार उम्मीद के साथ। अमन ने उसकी ओर देखा। न नाराजगी, न हैरानी, केवल एक स्थिर स्नेह। उसने कहा, तू इस घर में चाहे जितनी बार आए, घर हर बार तेरे लिए जगह बना लेता है। तू तो बस अपना बोझ उतारने की देर करता है। इस एक शांत उत्तर ने रवि की गर्दन झुका दी। उसकी आंखों से दो बूंदें गिर पड़ी, पर उस गिरावट में कोई भारीपन नहीं था। वो किसी टूटे हुए बांध का बहाव भी नहीं थी, बल्कि किसी पुरानी सिलवट का धीरे धीरे खुलना था। नाश्ता करने के बाद दोनों खेत की ओर निकले। रास्ते में सूरज बादलों के बीच से झांक रहा था, और उसकी हल्की किरणों ने खेत की मेड़ों को किसी पुराने सुनहरे समय जैसी चमक दे दी। रवि चलते हुए सोच रहा था कि शहर में रहते हुए उसने कितनी बार बसों की खिड़कियों के शीशे पर धुंध जमा दी थी, पर किसी भी खिड़की के बाहर उसे ऐसा घर, ऐसा रास्ता कभी नहीं दिखाई दिया। खेत पर पहुंचकर अमन ने हल तैयार किया और रवि बीज लेकर उसके पीछे चलता गया। दोनों की चाल अब एक ही जैसी थी, न तेज न धीमी, बस संतुलित, एंकर्ड, जैसे मिट्टी भी उन्हें किसी ताल में बांध रही हो। मिट्टी नम थी और बीज उसकी सतह को छूते ही जैसे धरती ने उन्हें चुपचाप स्वीकार कर लिया हो। हर बीज में एक छोटा सा भविष्य था, एक ऐसा भविष्य जिसमें धैर्य था, धीमी मेहनत थी, और वो भरोसा था जो अब धीरे धीरे दोनों भाइयों के बीच लौट रहा था। काम करते करते अमन ने कहा, शहर में बहुत मुश्किल थी ना? रवि रुका। उसने मिट्टी को हाथ में लिया, मुट्ठी में दबाया, फिर धीरे से छोड़ते हुए कहा, मुश्किल तो थी, पर सबसे ज्यादा मुश्किल खुद से दूर हो जाना था। यह सुनकर अमन ने हल्का सा सिर हिलाया, जैसे वो उस दर्द को समझता था पर उसे जगाना नहीं चाहता था। दोपहर की धूप जब खेत पर थोड़ा और तेज हुई, दोनों पेड़ की छाव में जाकर बैठ गए। रवि ने अपना छोटा सा शीशा निकाला, वही शीशा जो कल उसने इस घर के संदूक के पास रख दिया था। आज उसने उसमें खुद को नहीं, बल्कि पेड़ के पीछे से आती धूप की छोटी चमक को देखा, और उसे लगा जैसे उसका चेहरा उस रोशनी में कहीं ठीक से बैठ रहा हो।
जैसे वो पहली बार अपने ही प्रतिबिंब को एक नए रूप में देख रहा हो। वापस लौटते समय रास्ते में हवा थोड़ी तेज हुई और धूल के कण रोशनी में तैरने लगे। रवि ने उन तैरते कणों को देखते हुए महसूस किया कि जीवन भी कुछ ऐसा ही होता है। कभी हवा हमें उड़ा देती है, कभी हवा हमें फिर से अपनी जगह पर बिठा देती है। घर पहुंचकर अमन ने कंबल धूप में डाल दिया। कंबल की सिलवटों पर धूप गिरते ही वो हल्का सा चमकने लगा, जैसे उसके धागों में जो पुरानी ठंड फंसी थी वो अब हवा में घुल रही हो। शाम तक रोशनी नरम फैल गई। नीम के पत्तों पर सूरज की आखिरी चमक पड़ रही थी। रसोई से उठती सब्जी की महक, मिट्टी की शांत गंध और दूर से आती कच्चे दूध की आवाज मिलकर एक गहरी घरेलू अनुभूति बना रही थी। रात होते समय जब दोनों भाई फिर उसी कंबल के नीचे लेटे, रवि ने धीरे से कहा, भैया, मुझे डर लगता था कि मैं लौटकर भी शायद लौट न पाऊं। अमन ने उसका हाथ पकड़कर उत्तर दिया, कुछ लौटने में समय लगता है, पर तू लौट आया है, दैट्स इनफ। और हवा की धीमी सरसराहट ने उसी क्षण उस कमरे को अपने शांत स्पर्श में ढक लिया, जैसे किसी बहुत पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर दिया गया हो। शाम आज किसी पुराने सुर की तरह उतरी थी, धीमी, फैली हुई और ऐसे थिरकती हुई जैसे हवा भी किसी भूली हुई लोरी को याद कर रही हो। गांव के ऊपर आसमान में हल्का सा सुनहरा धूल कण तैर रहा था और घरों की खिड़कियों से छनकर बाहर आती पीली रोशनी मिट्टी की पगडंडियों पर बिखर रही थी। रवि जब आंगन में आया तो उसने महसूस किया कि आज की हवा कुछ अलग है। उसमें ठंड तो थी, लेकिन ठंड की वो चुभन नहीं जो मन को भीतर तक तोड़ दे, बल्कि एक नरम सी ताजगी थी, जैसे कोई खोई हुई चीज बस थोड़ा और करीब आ गई हो। अमन ने आंगन में पुराने दिए को फिर से जलाया था। लौ आज अधिक स्थिर थी, मानो उसने कई रातों के बाद कोई नया भरोसा पा लिया हो। दिए की रोशनी दरी पर पड़ रही थी, जहां धूल के छोटे छोटे कण चमक रहे थे, जैसे कमरा खुद कह रहा हो कि आज की शाम किसी नई शुरुआत की तरह है। रवि ने धीरे से लकड़ी की कुर्सी खींचकर बैठते हुए उस दिए को देखा, वही दिया जिसकी लौ कभी उन्हें डराती थी, कभी संभालती थी और कभी बिना वजह किसी पुराने जख्म को छू देती थी। आज उसकी रोशनी स्थिर थी, शांत थी और उसमें एक अजीब सी गर्माहट थी जो सीधे उसकी छाती में उतरती चली गई। अमन वही खड़ा था, जैसे किसी अनकहे सवाल का इंतजार कर रहा हो, पर उसके चेहरे पर आज कोई बोझ नहीं था, सिर्फ एक साधारण सी नरमी जो कई सालों बाद उसके चेहरे पर उतरी थी। गांव की सड़क पर से गुजरते लोगों की धीमी आहटें आ रही थी, किसी दूर कुएं से लबालब पानी की छलकती आवाज, कहीं से बैल की घंटियां, कहीं से किसी महिला की धीमी पुकार। ये आवाजें वर्षों तक रवि को गांव की याद दिलाती थी, लेकिन शहर में वो इन आवाजों से कितना दूर चला गया था कि उन्हें पहचानना तक भूल गया था। आज जब वो उन्हें सुन रहा था तो महसूस हुआ कि उसका मन धीरे धीरे अपनी पुरानी जगह पर बैठ रहा है, जैसे एक खोया हुआ हुक फिर से अपने घर पहुंच गया हो। अमन ने उसके पास बैठते हुए पूछा, खेत में आज ठीक काम हो गया? रवि ने सिर हिलाते हुए कहा, हां, पर काम से ज्यादा। मन शांत हो गया। ये स्वीकार करते हुए उसकी आवाज एक पल को कांप गई, जैसे ये बात उसने पहले कभी किसी से इतने सीधे शब्दों में नहीं कही थी। अमन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब मन अपनी जगह पर टिक जाए तो हाथ का काम अपने आप आसान हो जाता है। इस वाक्य में एक सच्चाई थी, साधारण, गहरी और बिल्कुल वही जो रवि ने इन दिनों में हर सांस के साथ महसूस की थी। भीतर कमरे में दीवार की दरार शाम की रोशनी में कुछ और स्पष्ट लगने लगी। उसका टूटना, उसके किनारों का उखड़ना, उसका लंबा सा घाव। लेकिन आज उसे देखकर रवि को अजीब तरह से महसूस हुआ कि कुछ दरारें घर की कमजोरी नहीं होती, वे घर की कहानी होती है। और शायद यही दरारें घर को घर बनाती है। उसी समय उसकी नजर संदूक पर पड़ी, वही संदूक
जिसे इतने सालों तक उसने किसी डर की तरह देखा था, किसी अपरिचित सच्चाई की तरह। आज वो संदूक जंग खाया हुआ भी उसे कहीं अपना सा लग रहा था, जैसे वह भी धीरे धीरे उनके बीच लौट आई, छोटी सी गर्मी में सांस ले रहा हो। कुछ देर बाद दोनों खिड़की के पास जाकर बैठ गए। बाहर खेतों की दिशा से हल्की सी धुंध उठ रही थी और उस धुंध में कहीं दूर कुछ जुगनू दिखाई दे रहे थे, धीमे धीमे चमकते हुए फिर गायब होते हुए। रवि ने उन्हें देखते हुए कहा, शहर में जुगनू नहीं दिखते। अमन ने कहा, क्योंकि शहर में अंधेरा नहीं होता, और जहां अंधेरा नहीं होता वहां छोटे उजाले नहीं चमक पाते। इस वाक्य ने रवि की छाती में एक अजीब सी गर्म लहर पैदा की, क्योंकि उसे याद आया कि शहर के उजाले में वह कितनी बार खुद को ही खो देता था, और शायद उसी उजाले ने उसकी अपनी छोटी सी रोशनी को भी धुंधला कर दिया था। रात धीरे धीरे गहराने लगी। रसोई में पकी दाल की महक हवा में फैल रही थी, और दोनों भाइयों ने साथ बैठकर सरल सा भोजन किया। रोटी, दाल और हल्की सी सब्जी। खाने के बीच रवि बार बार कमरे की उन छोटी छोटी चीजों को देख रहा था। कुर्सी का हिलता हुआ पाव, चूल्हे की काली मिट्टी, नीम की हिलती छाया, ये सब चीजें उसे याद दिला रही थी कि घर बहुत कुछ नहीं मांगता, बस कोई अपनी थकान यहां उतार दे और ये घर उसे अपनी गोद में भर लेता है। भोजन के बाद जब दोनों ने कंबल उठाया, उसकी महक अब धूप और मिट्टी से भरी हुई थी। वो महक जो सिर्फ गांव में मिलती है, शहर के महंगे साबुनों में नहीं। कंबल ओढ़ते समय रवि ने बहुत धीरे से कहा, भैया, कुछ ठंडेन आदमी को अकेला करना सिखाती है, पर कुछ ठंडेन वापस घर लौटने का रास्ता दिखा देती है। अमन ने कंबल अपनी तरफ खींचते हुए उतनी ही धीमी आवाज में कहा, और तू जिस ठंड में खोया था, वही ठंड आज लौटकर तुझे यहां ले आई है। और इस एक क्षण में कमरे में जो खामोशी उतरी, वो चुप नहीं थी, वो बोल रही थी। बाहर हवा फिर से खिड़की को छूकर भीतर आई, पर उसकी ठंड अब कंबल को नहीं चीर सकी। दो भाइयों की सांसें धीरे धीरे एक लय में उतरने लगी, एक ऐसी लय जो बीते वर्षों की दूरियों पर मिट्टी की परत जैसी फैल रही थी, शांत, स्थिर और बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी बहुत पुरानी गलती को अंततः माफ कर दिया गया हो। रात की आखिरी लपटें धीरे धीरे बुझती गई, और सुबह की पहली हल्की धूप जब दरी पर उतरने लगी, तो घर के भीतर का सन्नाटा किसी गहरी नींद की तरह फैला हुआ था। न भारी, न तेज, बस उतना ही जैसे किसी बूढ़े पेड़ की सांसें जो रात भर बारिश में भीगकर अब शांत बैठी हों। रवि की आंखें धीरे से खुली। उसकी पलकों पर अब भी रात की थोड़ी सी नमी अटकी थी, पर मन में कोई बेचैनी नहीं थी, जैसे कई सालों से भटकी हुई उसकी आत्मा ने आखिरकार किसी सुरक्षित जगह पर ठहरने का निर्णय ले लिया हो। कंबल अभी भी उसके कंधों तक था, और उसके ठीक बगल में अमन की स्थिर सांसें चल रही थी, एक लय में, एक भरोसे में। रवि ने बिना आवाज किए कंबल थोड़ा ऊपर करके अमन को ढक दिया, और उस एक छोटी सी हरकत में उसे लगा जैसे बचपन की वो गर्माहट जो कई सालों की दूरी में कहीं खो गई थी, अब धीरे धीरे वापस लौट रही है। आंगन में जब वो पहुंचा तो जमीन पर ओस की बूंदें और भी अधिक चमकीली लग रही थी, जैसे रात ने उन्हें किसी अदृश्य आशीर्वाद से भर दिया हो। नीम की शाखों पर बैठी हवा अब भी कुछ ठंडी थी, लेकिन उसकी ठंड में वो चुभन नहीं थी जो दिल को भीतर से काट दे, बल्कि एक दुलार भरी ताजगी थी, जैसे ये हवा उनसे कह रही हो कि आज का दिन शायद कुछ नया कहने आया है। अमन भी थोड़ी देर बाद बाहर आया। उसके चेहरे पर रात की शांति चिपकी थी, और उसकी आंखों में वही स्थिरता थी जो केवल वही व्यक्ति ले जाता है जो भीतर से टूट भी चुका हो और फिर खुद को जोड़ भी चुका हो। उसने तुलसी पर पानी चढ़ाया। बूंदे मिट्टी पर गिरते ही हल्की भाप उठी और हवा में एक सोंधी महक फैल गई। वो महक जो किसी पुराने घर को जगा देती है, जैसे भीतर की यादें दोबारा सांस लेने लगी हों। नाश्ते की तैयारी करते समय रवि चूल्हे के पास बैठ गया। लकड़ी की सीली महक, चूल्हे पर कढ़ाई का धीमा सा गुनगुनाना
और रसोई के कोने में जमा सालों की धूल सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बना रहे थे जो शहर की मशीनों में कभी दिखाई नहीं देती। अमन आटा गूंथ रहा था। उसकी कलाइयों पर मिट्टी और मेहनत के छोटे छोटे निशान थे और रवि उन निशानों को देखकर सोचने लगा कि ये वही हाथ हैं जिन्होंने इतने साल घर को अकेले संभाला, खेत को संभाला, पिता की यादों को संभाला और अब उसे भी संभाल रहे थे। खाना बनाते हुए अमन अचानक बोला, आज पटवारी आने वाला है, खेत का पुराना रिकॉर्ड देखना है। रवि ने धीरे से पूछा, और मैं साथ चलूं? अमन ने उसे बिना देखे मुस्कुराकर कहा, अब तू घर का हिस्सा है, चलना तो पड़ेगा ही। यह सुनकर रवि का दिल कुछ अनकहा सा पिघल गया। यह कोई भारी वादा नहीं था, न कोई औपचारिक स्वीकृति, बस एक साधारण सा वाक्य था। पर उस एक वाक्य ने उसके भीतर की सारी बंद दरवाजे खोल दिए। दोनों भाई खेत की ओर निकले। सूरज कुछ ऊपर आ चुका था। उसकी किरणें थोड़ी गर्म और थोड़ी कठोर थी, लेकिन उस गर्मी में भी एक गहरा सुकून था। रास्ते पर चलते हुए रवि ने देखा कि उसकी चाल अब पहले से ज्यादा स्थिर हो चुकी है। अब उसमें वो अनिश्चितता नहीं थी जो शहर जाने और शहर से लौटने के बीच के वर्षों में बस गई थी। ये मिट्टी उसके पैरों को पहचानती थी और उससे भी ज्यादा ये मिट्टी उसे उस रूप में स्वीकार कर रही थी जिसमें वो सच में था, न उस छवि में जिसे बनाने की उसने शहर में कोशिश की थी। खेत पर पटवारी पहले से खड़ा था। पुरानी फाइलें, पीले पन्ने और कागज की गंध हवा में तैर रही थी। अमन ने उसे खेत की सीमा दिखाई और रवि उसके पीछे पीछे चलता रहा। हर कदम पर उसे महसूस होता रहा कि ये खेत सिर्फ जमीन नहीं, ये उनकी कहानी का वो हिस्सा है जिसमें कई अनकहे अध्याय दबे पड़े हैं। पटवारी ने खेत की मापजों की, कागजों पर कुछ निशान लगाए और फिर अमन से कहा, सब ठीक है, बस 2-3 जगह पुराने रिकॉर्ड अपडेट होने हैं। रवि पास खड़ा था, चुपचाप सब देखता रहा और उसे समझ आया कि खेत की तरह ही उनके परिवार के कुछ हिस्सों को भी थोड़ा समय चाहिए, थोड़ा धैर्य चाहिए और थोड़ी मेहनत जो अमन इतने साल अकेले करता आया था। घर लौटते समय सूरज और ऊपर चढ़ चुका था, लेकिन हवा अब भी हल्की सी ठंडी थी। रास्ते में एक पुराना कुआं पड़ा, वही कुआं जिसके पास कभी दोनों भाई खूब खेला करते थे। रवि रुका, कुएं के भीतर झांका। पानी बिल्कुल शांत था और उसकी सतह पर हल्की सी धूप तैर रही थी। उसने अपनी परछाई देखी और लंबे समय बाद पहली बार उसे लगा कि वो अपने आप से डरे बिना अपनी आंखों में देख पा रहा है। शाम होते होते गांव में धीमी धीमी हलचल शुरू हो गई। कहीं चौखट पर रखे बर्तनों की आवाज, कहीं मरघट पर लौटते बैलों की थकान भरी सांसें और कहीं से बच्चे की एक तीखी पर मासूम हंसी। इन सब के बीच घर की खिड़की से छनकर आती पीली रोशनी घर के भीतर फैलने लगी। उस रोशनी में दीवार की दरार भी आज कुछ मुलायम लग रही थी, जैसे उसने भी बीते दिनों की ठंड छोड़कर थोड़ा सा सुकून ओढ़ लिया हो। रात का खाना बनाते समय दोनों रसोई में थे और ये पहली बार था जब रवि बिना संकोच के घर के कामों में शामिल था। उसने सब्जी को धीमी आंच पर हिलाया और अमन ने बिना बोले चूल्हे में लकड़ी लगाई। वो मौन जो उनके बीच कई सालों से एक पत्थर की तरह खड़ा था, आज उतना कठोर नहीं रहा था। आज वो सिर्फ एक नरम सांस की तरह बह रहा था। कंबल ओढ़ते समय रवि ने धीमे से कहा, भैया, अगर मैं यहां रह गया तो क्या मैं फिर से जीना सीख पाऊंगा? अमन ने बिना हिचके कहा, जीना सीखने में नहीं, जीने को याद करने में समय लगता है। हवा खिड़की से भीतर आई, लेकिन उसकी ठंड अब कमरे की गर्मी को छू भी नहीं पा रही थी। दिए की लौ थोड़ी कांपी, फिर स्थिर हो गई और उस स्थिरता में, रात की शांत सांसों में और दो भाइयों की लयबद्ध धड़कनों में वही एहसास एक बार फिर उतर आया कि शायद किसी बहुत पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर दिया गया हो। रात उस दिन कुछ अलग ही ढंग से उतरी थी, इतनी धीमी, इतनी शांत, मानो उसने गांव के ऊपर अपने कदम रखते समय पहले हवा को थपथपाया हो।
फिर पेड़ों की सांसों को सुनकर तय किया हो कि आज वो बिना किसी शोर के उतरेगी। गांव की मिट्टी रात की ठंड से सिकुड़ रही थी, लेकिन उस सिकुड़न में कोई क्रूरता नहीं थी, बल्कि एक ऐसा खालीपन था जिसमें इंसान अपने सबसे सच्चे विचारों के सामने खड़ा हो जाता है। घर के भीतर दीपक की लौ अब मंद हो चुकी थी और उसकी परछाई दीवार पर खिंचकर लंबी सांस ले रही थी, जैसे वो भी आज के दिन की थकान उतार रही हो। रवि और अमन खाना खाकर कमरे में लौटे और जैसे ही कंबल खींचकर दोनों ने अपने ऊपर डाला, कमरे की हवा में एक पुरानी मिट्टी भीगी गर्माहट फैल गई। वही महक जो कभी उनकी मां की चूड़ियों के साथ मिलकर रातों को सुरक्षित बना देती थी। कुछ ही देर बाद अमन सो गया। उसकी सांसें फिर उसी शांत लय में चलने लगी, पर रवि की आंखों में नींद तुरंत नहीं उतरी। वो करवट लेकर छत को देखने लगा। छत की टूटी सी लकड़ियों के बीच छोटे छोटे अंतराल से रात का धुंधला अंधेरा हल्का सा झांक रहा था। उसे लगा जैसे ये घर भी उसे देख रहा हो, पूछता नहीं, बस देखता हो। उसी तरह जैसे कोई पुराना दोस्त सालों बाद लौटे व्यक्ति को देखकर चुपचाप उसके चेहरे में बदलाव ढूंढता है। उसने खिड़की की तरफ सिर घुमाया। बाहर कहीं दूर से हल्की हवा चली और नीम के पत्तों ने धीमे से आवाज की, मानो किसी बहुत पुरानी बातचीत का अंतिम शांत वाक्य। रवि उठकर खिड़की के पास गया। कांच ठंडा था और उस ठंड को छूते ही उसे महसूस हुआ कि मन की कुछ ठंडेन भी ठीक इसी तरह बाहर से शुरू होकर धीरे धीरे भीतर उतर जाती है। उसने कांच पर अपनी उंगलियां रखी। कांच पर उतरती उसकी सांस ने एक छोटा सा कोहरा बना दिया। उस छोटे धुंधले घेरों में उसे अपना चेहरा ऐसा दिखा जैसे वो कहीं बीच रास्ते पर खड़ा हो, न पूरी तरह लौटा हुआ, न पूरी तरह खोया हुआ। अचानक बाहर से एक हल्की सरसराहट आई, जैसे किसी ने आंगन की मिट्टी पर धीरे धीरे कदम रखे हों। रवि का दिल एक पल को थमसा गया। फिर याद आया कि आंगन के पास रखा पुराना आम का पेड़ आज हवा से भरा था और शायद उसकी सूखी डालें हिलकर आवाज कर रही थी। वो वापस जाकर अपने गद्दे पर बैठ गया। कंबल उसकी गोद में था और वो उसके किनारे को उंगलियों से सहलाने लगा, जैसे उसके धागों में अब भी वो गर्माहट छुपी हो जिसे उसने बीती रात इतने यकीन से महसूस किया था। अमन नींद में थोड़ा हिला और कंबल की एक नोक उसकी तरफ से फिसल गई। रवि ने तुरंत उसे वापस खींचकर अमन के कंधे तक ढक दिया। ये वही हरकत थी जो बचपन में अमन उसके लिए करता था और पहली बार वर्षों बाद उसे लगा जैसे वो भी किसी की देखभाल कर सकता है, किसी बोझ को हल्का कर सकता है। कुछ देर बाद उसकी आंखें धीरे धीरे भारी होने लगी। उसकी सांसें शांत होने लगी, पर फिर एक छोटी सी बात उसके भीतर कहीं टिक गई और उसे जगाती रही। वो बात जो कई दिनों से उसके मन में चल रही थी, क्या मैं सच में बदल रहा हूं या सिर्फ घर आते ही अपने पुराने रूप में लौट आया हूं? ये सवाल उसे बेचैन करता। अगर हवा इतनी शांत न होती, अगर कंबल इतना गर्म न होता, या अगर अमन की सांसें इतनी स्थिर न होती। धीरे धीरे उसके अंदर एक विचार उभरने लगा। बदलाव का मतलब सिर्फ नया बनना नहीं होता। कभी कभी बदलाव सिर्फ उस जगह वापस लौटना होता है जहां आदमी को होना चाहिए। रात के अंतिम पहर में जब सन्नाटा सबसे अधिक गहरा हो जाता है, खिड़की पर हल्की सी बूंदें पड़ी। वो बारिश थी, पर ऐसी बारिश जो शोर नहीं करती, बस छत पर धीमी कांपती लय में गिरती है, जैसे कोई दूर का दिल धड़क रहा हो। उस बारिश की गंध मिट्टी में घुलकर कमरे तक पहुंची। उस गंध में एक अजीब सी दरार भरने वाली मुलायमियत थी। रवि ने आंखें बंद की और उस बारिश को सुना। उसे लगा जैसे बारिश कह रही हो कि समय चाहे जितना कठोर हो जाए, मिट्टी में नई नमी गिराने का रास्ता हमेशा निकल ही आता है। सुबह होने से पहले ही बारिश थम चुकी थी। ओस की बूंदें खिड़की पर ठहर गई और हवा में धुंध फैलने लगी। इसी धुंध में रवि को महसूस हुआ कि उसके भीतर कई सालों से जमा कुछ ठंड अब धीरे धीरे बिखरने लगी है।
जैसे बारिश ने भीतर की किसी सूखी दरार में हल्की सी नमी भर दी हो। वो कंबल में थोड़ा और सिमटा अमन की ओर देखा और उसी क्षण उसे समझ में आया कि कभी कभी आदमी को जीवन में एक ही चीज की जरूरत होती है, कोई ऐसा व्यक्ति जो उसके टूटने को देख ले और फिर भी उसके साथ उसी कमरे में सोता रहे, उसी कंबल को बांटता रहे, उसी खामोशी में उसके साथ सांस लेता रहे। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी और उसके मन के भीतर एक बहुत गहरी, बहुत शांत लहर फैली, जैसे किसी पुरानी भूल को अंततः माफ कर दिया गया हो। सुबह आज इतनी धीमी उतरी थी कि ऐसा लगा मानो रात ने अपने जाने से पहले घर की हर दीवार को हल्का सा सहलाया हो और बाकी बची ठंड को ओस की बूंदों में बदलकर धीरे धीरे आंगन पर उतारा हो। रवि की आंख खुली तो खिड़की की दरार से धुंधली धूप उसके चेहरे पर पड़ी हुई थी। धूप ऐसी कि न तेज न फीकी, बस उतनी जितनी किसी लंबे सफर से लौटे हुए आदमी को अपनी जगह पर बैठा दे। उसने कंबल थोड़ा हटाया और उसकी उंगलियों के किनारों पर धूप की गर्मी ने जैसे किसी पुराने डर को पीछे धकेल दिया। अमन अब भी सो रहा था। उसकी सांसें उसी विरामित शांति में उड़ गिर रही थी, जैसे रात भर उसकी थकान धीरे धीरे किसी छुपे हुए कुएं की तह में उतर गई हो। रवि कुछ देर चुपचाप उसे देखता रहा। उन आंखों के पास की हल्की रेखाएं, गालों की थकान और कंधों की मजबूती में एक ऐसी जीवन जिद थी जिसे वो शहर की किसी भी भीड़ में ढूंढ नहीं पाया था। वो उठकर बाहर आया। आंगन की मिट्टी पर पैर रखते ही उसे लगा जैसे जमीन ने उसके कदम को पहचान लिया हो। ओस की ठंड उसके तलवों को छुई, पर उस छुअन में आज कोई कठोरता नहीं थी। मानो मिट्टी कहना चाहती हो कि कल रात जो कुछ टूटा था वो आज थोड़ा सा जुड़ गया है। तुलसी के पास रखा हुआ दिया अब बुझ चुका था। उसकी बाती राख से ढकी थी, पर उसकी राख में एक शांत सी स्मृति थी। वो स्मृति की हर बुझने वाली लौ फिर से जल सकती है। रवि ने धीरे से नया तेल डाला, बाती को सीधा किया और दिया जलाया। लौ पहले कांपी, फिर एकदम स्थिर हो गई, जैसे किसी पुराने डर पर नई रोशनी रख दी गई हो। अमन भी धीरे धीरे बाहर आया, आंखों में नींद और मन में एक ताजा सी नरमाहट लिए हुए। उसने आंगन को देखा, फिर रवि को, और उसकी आंखों में जो हल्की सी स्वीकृति उतरी वो किसी बड़े संवाद से अधिक गहरी लगी। दोनों ने मिलकर मिट्टी पर झाड़ू लगाई और झाड़ू के हर स्ट्रोक में जैसे एक और परत उतरती गई। थकान की भी, दूरी की भी और उन अनकहे प्रश्नों की भी जो वर्षों तक उनके बीच खड़े थे। नाश्ते की तैयारी करते समय रसोई में चूल्हे पर उबलते पानी की छोटी सी आवाज घर को किसी प्राचीन लय की तरह भर रही थी। अमन आटा गूंथ रहा था और रवि चूल्हे के पास बैठकर लकड़ियों को जगह दे रहा था। उस छोटे से सहयोग में रवि को महसूस हुआ कि वो अब केवल लौटे हुए व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि किसी ठोस हिस्से की तरह इस घर के भीतर मौजूद है। खाने के बाद दोनों खेत की ओर चल दिए। रास्ते में मिट्टी अब भी कल रात की बारिश से थोड़ी नम थी और हवा में एक बेनाम सी मिठास थी, जैसे कोई पुराना ऋतुगीत धीमे धीमे फिर से याद आ रहा हो। खेत पर पहुंचकर रवि ने देखा कि बीज जहां डाले गए थे वहां मिट्टी हल्की सी ऊपर उठी हुई थी, एक छोटी सी कमान की तरह जिसमें शांत भविष्य की गंध सो रही थी। उसने मिट्टी को छुआ और उंगलियों की पोरों पर चिपकी वो ठंडी नमी उसे गहरे में कहीं छू गई। अमन उसके पास आकर बोला, ये मिट्टी धैर्य मांगती है, जल्दी कुछ नहीं देती। रवि ने धीमे से कहा, ठीक वैसे ही जैसे कुछ रिश्ते। अमन मुस्कुराया और वो मुस्कान रवि को किसी लंबे रास्ते के अंत पर मिले पानी के घड़े जैसी लगी, साधारण, हल्की पर अनमोल। दोपहर होते होते सूरज थोड़ा ऊपर चढ़ाया, हवा थोड़ी गर्म हुई और दोनों पेड़ की छाव में बैठ गए। रवि ने अपने बैग से वो छोटा सा शीशा निकाला जो कभी उसके शहर के कमरे की दीवार पर उसकी सबसे अकेली रातों का साथी था। उसने शीशे में देखा, पर इस बार उसमें उसका चेहरा अलग दिखा। वही रेखाएं थी, वही आंखें, वही थकान,
पर उनके नीचे एक शांत चमक छिपी थी। एक ऐसी चमक जो लंबे समय बाद अपने सही घर लौटे हुए इंसान की होती है। उसने शीशा धीरे से बैग में रख दिया, जैसे किसी पुराने दर्द को अब सम्मान के साथ विदा कर रहा हो। घर लौटते समय रास्ते में धूप का रंग नरम पड़ गया था। नीम की शाखों से छनकर आती रोशनी मिट्टी पर छोटे छोटे धब्बे बना रही थी, और उन धब्बों में रवि को अपने भीतर की हल्की सी स्थिरता दिखाई दी। घर पहुंचकर दोनों ने दोपहरी की गर्मी से बचते हुए आंगन की कुर्सियों पर बैठकर पानी पिया। हवा बह रही थी और कमरे के खुले दरवाजे से एक धीमी सी खड़खड़ाहट आई। वही पुराना दरवाजा जिसने इस घर की हर रात और हर दर्द को चुपचाप देखा था। लेकिन आज उसकी आवाज शिकायत जैसी नहीं, बल्कि स्वागत जैसी लगी। शाम को भोजन बनाते समय दोनों ने बिना किसी जल्दबाजी के रसोई को भरा। चूल्हे से उठती आंच में एक घरेलू गंध थी, किसी स्मृति जैसी। रात उतरते उतरते दिया फिर से जलाया गया। कमरे में हल्की रोशनी फैली और दीवार की दरार पर वो रोशनी धीरे धीरे फिसलती हुई किसी पुराने घाव पर मरहम की तरह बैठ गई। कंबल में लेटते हुए रवि ने बहुत धीमी, लगभग फुसफुसाहट जैसी आवाज में कहा, भैया, घर लौटने का सबसे बड़ा डर यही था कि कहीं मैं खुद को दोबारा पहचान ही न पाऊं। अमन ने बिना आंखें खोले कहा, पहचान खोती नहीं, बस इंतजार करती है। हवा कमरे में आई, कंबल पर पड़ी और उसका स्पर्श किसी पुराने आशीर्वाद जैसा लगा। रवि की आंखें धीरे धीरे भारी होने लगी। उसके भीतर एक शांति फैलती गई, उतनी ही धीमी जितनी रात की सांसें, उतनी ही मोम सी जितनी कंबल की महक। और जब वो नींद की ओर ढल रहा था तो उसे महसूस हुआ कि शायद सच में किसी बहुत पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर दिया गया हो। रात की वो नरम सी परत जो कमरे की हर दीवार पर धीरे धीरे उतरती चली गई थी, अब सुबह की पहली रोशनी के बिल्कुल किनारे खड़ी थी। जैसे रात ने अपना अंतिम स्पर्श इस घर को देकर अब धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया हो। रवि इस बार बिना किसी घबराहट के जागा। उसकी आंखें खुली तो उसे महसूस हुआ कि उसकी सांसों में एक बहुत हल्की, बहुत साफ सी लय बस गई है, जैसे किसी पुराने टूटे सुर ने अंततः अपना सही स्वर पा लिया हो। कंबल उसके कंधों पर ढका हुआ था और उस कंबल की महक में अब सिर्फ ठंड से बचने की गर्मी नहीं, बल्कि उन दिनों की नरम याद भी सोई हुई थी जिनसे वो इतने साल दूर रहा। अमन अभी भी सो रहा था। उसका चेहरा स्थिर था, थकान थोड़ी उतर चुकी थी और उसकी भौहों पर उतरती धूप का पतला सा तिनका किसी आशीर्वाद जैसा लग रहा था। रवि धीरे से उठकर आंगन में आया। सुबह की ठंड अपनी पूरी कोमलता में फैली हुई थी, नुकीली नहीं, बल्कि ऐसी जो मन को भीतर तक शांत कर दे। मिट्टी पर रात की ओस अब भी जमी थी। बूंदे सूरज की पहली रेखा को पकड़कर ऐसे चमक रही थी जैसे किसी कच्ची याद की परत अभी अभी धोकर रखी गई हो। अपनों के बीच बिताए कल के दिन ने रवि की आत्मा में एक शांत भारीपन छोड़ दिया था। एक ऐसा भारीपन जो बोझ नहीं बनता, बल्कि अपनी जगह बनाने लगता है, जैसे कोई पुराना सामान जो आखिरकार सही कोने में रख दिया गया हो। वो तुलसी के पास बैठ गया। मिट्टी के छोटे से गमले में रात की नमी अब भी भरी थी। उसने अपनी उंगलियों को मिट्टी पर रखा। ठंडी मिट्टी उसकी त्वचा से चिपकी और रवि ने महसूस किया कि यही वो स्पर्श है जिसे वो वर्षों से मिस करता रहा। शहर की सड़कों की धूल कभी इतनी जीवित नहीं लगती थी जितनी ये कच्ची मिट्टी आज उसके हाथों में लग रही थी। वही खड़े खड़े उसे वो शाम याद आई जब उसने इस घर को गुस्से में छोड़ा था, अधूरे सपनों, थकी हुई अपेक्षाओं और अपने ही भीतर छिपी हुई एक गहरी कमजोरी के साथ। उस दिन मिट्टी उसे बोझ जैसी लगी थी और आज वही मिट्टी उसे अपनी तरह खींच रही थी, जैसे कोई पुरानी मां अपने रूठे बच्चे को चुपचाप वापस गोद में ले ले। अमन थोड़ी देर बाद बाहर आया, अपने धीमे सधे कदमों के साथ। उसे देखकर लगा कि आज उसकी आंखों में एक अलग सुकून है, जैसे किसी लंबे इंतजार के बाद
एक थका हुआ दिल अंततः अपने जवाब पाले। उसने रवि के पास आकर पूछा, ठीक सोया? रवि ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। इस एक छोटे से सवाल ने उसे भीतर तक छुआ। इतने सालों बाद कोई उसकी नींद के बारे में पूछ रहा था। यह साधारण सा ध्यान उसे किसी और ही दुनिया में ले गया, जहां देखभाल किसी आवाज की नहीं, सिर्फ एक मौजूदगी की होती है। दोनों ने साथ मिलकर आंगन की सफाई की। झाड़ू की हर स्ट्रोक में एक धीमी लय थी, जैसे हवा भी उसी ताल में चल रही हो। घर की टूटी सी दीवार अब उतनी कठोर नहीं लग रही थी। उस पर पड़ती धूप ने उसके किनारों को नरम कर दिया था, जैसे वह दरार अब सिर्फ दर्द का निशान नहीं, बल्कि उन दिनों की गवाही बन चुकी हो जब घर ने भी इन दोनों भाइयों की दूरियों को अपने भीतर समेटा था। खेत की तरफ चलते समय हवा हल्की थी। नीम की शाखें धीमे धीमे झूल रही थी और उनके बीच से छनकर आती रोशनी जमीन पर छोटे छोटे धब्बे बना रही थी, जिन पर चलते हुए रवि को लगा जैसे वो हर कदम के साथ अपने भीतर की किसी पुरानी ठंड को पीछे छोड़ रहा है। खेत पर पहुंचकर अमन ने हल निकाला और रवि ने बीज की पोटली संभाल ली। उनका समन्वय आज और भी सहज था, जैसे दोनों वर्षों से यही काम साथ कर रहे हों। मिट्टी थोड़ी नम थी और हर बार जब हल मिट्टी को चीरता, एक गहरी सौंधी खुशबू हवा में उठती, जो सीधा उनके फेफड़ों तक नहीं, बल्कि उनके दिल की सबसे गहरी तह तक जाती थी। काम करते करते रवि ने कहा, भैया, शहर में मुझे लगता था कि मैं किसी बड़े काम के लिए बना हूं, पर वहां मैं खुद को ही खोता चला गया। अमन ने हल थामे थामे एक पल को रुककर कहा, बड़ा काम वही है जिसमें मन टिक जाए, जगह नहीं। रवि इस वाक्य को सुनते ही चुप हो गया, जैसे किसी ने अचानक भीतर छिपी किसी गांठ को खोल दिया हो। दोपहर में वे दोनों बरगद की छाव में बैठे। हवा में हल्की चुहल थी और पेड़ की जड़ें जमीन में ऐसी मजबूती से धंसी हुई थी कि देखकर लगता था जैसे बरगद भी इन दोनों भाइयों का मौन साक्षी हो। रवि ने धीरे धीरे अपना शीशा निकाला, जिसमें वो कभी अपने दुखों की छाया देखता था। आज जब उसने उसमें देखा, उसे अपने चेहरे पर वही उदासी नहीं दिखी, बल्कि एक हल्की सी रोशनी, जैसे उसके चेहरे की रेखाएं अब एक दूसरे से कम लड़ रही हों। उसने शीशे को फिर बैग में रख दिया, जैसे वह किसी पुरानी आदत को आज विदा कह रहा हो। शाम को घर लौटते समय हवा में एक अजीब सी मिठास थी। धूप कम हो रही थी, लेकिन उसकी अंतिम सुनहरी किरणें घर की चौखट पर बिखर रही थी और उस रोशनी में घर किसी पुरानी पुस्तक जैसा लगता था, जिसके पन्ने समय ने पीले तो कर दिए थे, पर अर्थ अब भी उतने ही गहरे थे। रसोई में चूल्हा जला और सब्जी की महक हवा में फैली। दोनों भाइयों ने बिना बोले खाना बनाया और उस मौन में एक ऐसी ऊष्मा थी जो शब्दों में नहीं, केवल टुकड़ों में महसूस होती है। रात जब पूरी तरह उतर आई, उन्होंने कंबल ओढ़ा। हवा खिड़की से अंदर आई, पर उसकी ठंड अब कंबल के भीतर कहीं टिक नहीं रही थी। रवि ने फुसफुसाते हुए कहा, भैया, लगता है अब मैं डरता नहीं। अमन ने उसकी ओर बिना देखे कहा, क्योंकि कुछ डर जाते हैं जब आदमी लौट आता है और कमरे की हवा उसी पल किसी बहुत पुराने दर्द को धीरे धीरे शांत ढंग से छोड़ती चली गई, जैसे किसी भूली हुई भूल को अंततः माफ कर दिया गया हो। रात की आखिरी नींद अभी कमरे की हवा में कहीं तैर ही रही थी कि खिड़की की दरारों से घुसती हल्की सी सुबह ने दोनों भाइयों की सांसों को धीरे धीरे जगाना शुरू किया, जैसे कोई बहुत पुराना संगीत अपनी पहली पंक्ति फिर से गुनगुनाना चाहता हो। कंबल के भीतर रवि की आंखें खुली तो उसे महसूस हुआ कि आज की सुबह बाकी सभी सुबहों से अलग है। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं, कोई अधूरा डर नहीं, कोई बीती हुई रात की खटास नहीं, बस एक शांत, स्थिर, गर्म सी उपस्थिति, जैसे किसी अनकही दुआ ने उनके कमरे में चुपचाप जगह बना ली हो। वो उठकर बैठा तो उसका पहला ध्यान अमन पर गया, जो अब भी कंबल की दूसरी ओर गहरी, भारी, भरोसेमंद नींद में था। अमन के चेहरे की थकान अब कम दिख रही थी,
जैसे पिछली कई रातों का बोझ अंततः किसी नरम दीवार पर सिर रखकर उतार दिया गया हो। रवि ने हल्की मुस्कान के साथ कंबल को धीरे से ठीक किया और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वो कंबल सिर्फ 2 शरीर नहीं, बल्कि 2 कहानियों, 2 अधूरियों और 2 पछतावों को ढककर उन्हें नई शुरुआत की लय में जोड़ रहा हो। वो आंगन में निकला तो हवा में नमी थी, ठीक वैसी जैसी किसी पहली बारिश के बाद मिट्टी में बाकी रह जाती है। तुलसी के पास पड़ा मिट्टी का दिया अब बुझा हुआ था, पर उसकी राख में एक शांत चमक थी, एक ऐसा संकेत जो बता रहा था कि उजाला हमेशा लौ से नहीं, कभी कभी याद से भी रह जाता है। रवि ने दिया उठाया, पुरानी बाती को बाहर किया और अपनी उंगलियां उस छोटे से दीपक की ठंडी मिट्टी पर रखकर आंखें बंद कर ली। ये वही दिया था जिसे बचपन में मां रोज सुबह और शाम जलाया करती थी। उस समय ये बस एक रिवाज लगता था, पर आज इस छोटे से दीपक की खामोशी में उसे एक अनकहा विश्वास सुनाई दिया कि कुछ रोशनियां हमसे टूटकर भी हमारे भीतर जलती रहती है। थोड़ी देर बाद अमन भी आंगन में आया। उसके चेहरे पर आज एक बेहद हल्की, बेहद नरम सी चमक थी, जैसे कोई बहुत पुराना बोझ उसने रात में ही कहीं रख दिया हो। दोनों ने बिना कुछ कहे दिन की शुरुआत की। झाड़ू उठाई, आंगन को साफ किया और नीम के नीचे बैठकर सुबह की चाय बनाई। भाप उठती चाय की खुशबू मिट्टी की ठंड में मिलकर एक ऐसी गंध बना रही थी जो दोनों के भीतर कहीं गहराई से उतर रही थी, जैसे उनके बीच की खामोशी को शब्दों की जरूरत नहीं रही हो। खेत की तरफ जाने का रास्ता आज कुछ और ही लग रहा था, जैसे पगडंडी ने उनके कदमों को पहचान लिया हो। रास्ते में धूप पेड़ों की पत्तियों से छनकर गिर रही थी और हवा धीरे धीरे बहती हुई उनकी पीठ को ऐसे छू रही थी जैसे कोई कह रहा हो, अब कोई जल्दी नहीं है, अब कोई डर भी नहीं। खेत पहुंचे तो मिट्टी में कल डाले बीजों के छोटे छोटे उभार और गहरे दिख रहे थे। अमन ने पास जाकर मिट्टी को हल्का सा थपथपाया और रवि ने पहली बार महसूस किया कि बीजों के नीचे सिर्फ पौधे ही नहीं सो रहे होते, कभी कभी उम्मीद भी वही दबी रहती है, सही समय की तलाश में। काम शुरू हुआ, धीमा, बिना जल्दबाजी वाला, लेकिन हर हरकत में एक स्पष्टता थी। रवि ने हल का दूसरा सिरा संभाला। मिट्टी की गंध उसके हाथों में भरती गई। कुछ देर बाद अमन ने रुककर उसकी तरफ देखा और कहा, तुझे पता है, खेत सिर्फ मेहनत नहीं, आदत भी मांगते हैं। जो रोज लौटे वही इन्हें समझ पाता है। रवि ने हल्की सांस भरकर कहा, भैया, शायद मैं अब लौटने की आदत सीख रहा हूं। अमन ने सिर्फ सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में जो नरम संतोष था, उसने रवि के भीतर किसी गहरे को छू लिया। दोपहर को दोनों बरगद के नीचे बैठे। छाव ठंडी थी और हवा में धीमी धीमी सरसराहट थी। बरगद की मोटी जड़ों पर बैठते समय रवि ने आकाश की ओर देखा। बादलों के बीच से सूरज की किरणें नीचे उतरती हुई एक अजीब सी मध्यम रोशनी बना रही थी, जैसे कोई आधा लिखा हुआ पत्र हो, न पूरा रोशन न पूरा धुंधला। रवि ने धीरे से कहा, भैया, अगर मैं वापस न आता तो शायद मैं हमेशा मानता रहता कि मेरा घर कहीं नहीं है। अमन ने उसी शांत लहजे में जवाब दिया, घर कहीं नहीं होता, घर वही होता है जहां किसी को तेरी फिक्र हो। ये वाक्य इतना सीधा, इतना साधारण, पर रवि की आत्मा में जैसे एक दीवार टूट गई। उसकी आंखों के कोनों में नमी चमकी और उसे लगा कि शायद ये वही क्षण है जब आदमी अपने अंदर जमा पत्थर को पहली बार रेत बनते हुए महसूस करता है। घर लौटते समय हवा में शाम की महक घुलने लगी थी। दूर के खेतों पर हल्की धुंध उतर रही थी और रास्तों पर बच्चों की हंसी फिर गूंजने लगी थी। रवि को लगा जैसे ये गांव भी उससे उतने ही समय बाद मिल रहा हो जितने समय बाद वो गांव से, और दोनों ही एक दूसरे की थकान पड़ पा रहे हों। शाम होते होते चूल्हा जला और सब्जी की खुशबू में मिट्टी की धीमी महक घुल गई। दोनों ने खाना खाया, शांति से, बिना किसी डर या अनकहे वाक्यों के। रात जब उतरी,
कमरे में वही पुराना कंबल फिर से बिछाया गया। उसकी सिलवटें अब पहले जैसी भारी नहीं, बल्कि किसी पुराने संगीत की तरह परिचित लग रही थी। कंबल में लेटे हुए रवि ने बहुत धीमी, लगभग सांस जैसी आवाज में कहा, भैया, धन्यवाद कि तुमने मुझे दोबारा स्वीकार किया। अमन ने आंखें बंद किए हुए ही कहा, स्वीकार तो पहले दिन ही कर लिया था, बस तू लौटने में देर कर गया। और उसी एक वाक्य में इस पूरी कहानी का अंतिम बंद खुल गया। टूटे हुए रिश्तों की आखिरी ठंड जैसे अचानक पिघल गई और कमरे की हवा में एक ऐसी ताजा गर्माहट उतर आई जो किसी बहुत पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर देने जैसी थी। अगर ये कहानी आपके दिल की किसी शांत जगह पर हल्का सा भी उतर गई हो, तो बस इसे वही रहने दीजिए। यही इसका सबसे मुलायम धन्यवाद है।